हम लोग 16 महाजनपद पढ़ रहे थे। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? 16 महाजनपद। 16 महाजनपद में हम लोगों ने अंग महाजनपद के बारे में पढ़ा, कौशल महाजनपद के बारे में पढ़ा। ये सब महाजनपद हम लोग पढ़ चुके हैं। जैसे गंधार के बारे में पढ़ा। गंधार के बारे में एक चीज याद रखिएगा, गंधार जो है वो बाद में ईरानी या पर्सिया के शासकों ने इसको जीत लिया। गंधार को बाद में पर्सिया के शासक ने जीत लिया और पर्सिया के बाद ये, पर्सिया का अथवा ईरान आज का, और बाद में यूनानी शासक जो मकदूनिया या मैसिडोनिया जिसको कहा जाता है, वहां का शासक सिकंदर था। उसने जो है गंधार जीता और सिकंदर के समय में यहाँ का जो शासक था वह हाम्भी था और बाद में मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य जिस पर विजय प्राप्त करता है। ये गंधार के बारे में कुछ पॉइंट था। अगर कौशल के बारे में थोड़ा सा एक दो पॉइंट और जिक्र कर लिया जाए तो ठीक रहेगा। जैसे कौशल राज्य की जो उत्तरी सीमा थी वह हिमालय की तराई थी, हिमालय की तराई थी, और दक्षिणी सीमा सिंधिका नदी तक थी, सिंधिका नदी तक थी, और पूर्व में जो कौशल की सीमा थी वो गंडक नदी तक थी। मैंने पहले भी कहा था कि गंडक नदी कौशल और विदेह के बीच में बॉर्डर का काम करता था, और पश्चिम में जो था ये पंचाल तक था। ये आपका गंधार के बारे में चर्चा है। सॉरी, पंचाल कौशल के बारे में जो इसका बाउंड्री है वो है। ठीक, कौशल की जो उत्तरी सीमा हो गई हिमालय की तराई, पश्चिम पूर्वी सीमा गंडक नदी, उत्तरी दक्षिणी सीमा सिंधिका नदी, और पंचाल इसकी पूर्वी सीमा थी। अब हम लोग पंचाल जनपद के बारे में पढ़े। अब हम लोग किस जनपद के बारे में पढ़े? पांचाल के बारे में। पंचाल जनपद की दो राजधानी थी, उत्तरी पंचाल और दक्षिणी पंचाल। उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिच्छन, आज का बरेली डिस्ट्रिक्ट, और दक्षिणी पंचाल की राजधानी काम्पिल, आज का फर्रुखाबाद। बरेली कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, और काम्पिल भी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ठीक, और गंगा नदी इन दोनों के बीच से बहती है। फर्रुखाबाद के पास ही एक जगह है कन्नौज, और कन्नौज कभी पढ़ाएंगे, हर्षवर्धन के शासन था। हर्षवर्धन जैसे प्रतापी शासक यहाँ के राजा हुए थे, और बाद में हाल में जो है डिम्पल यादव भी यहाँ की एमपी रह चुकी है, कन्नौज की ही थी। डिम्पल यादव वहाँ की एमपी रह चुकी थी। ये सब गिरते हुए राजनीति के मानदंड के स्तर हैं। कहाँ हर्षवर्धन है ना। खैर छोड़िए सब बात। पंचाल के बारे में मैंने बहुत कुछ सूचना दिया था, द्रौपदी भी यहीं की थी। ये पंचाल हो गया। पंचाल के बाद जो है शूरसेन। पंचाल के बाद शूरसेन जनपद की, महाजनपद के बारे में हम लोग जाने। शूरसेन जो है ये मथुरा उत्तर प्रदेश में है। आजकल एमपी यहाँ की हेमा मालिनी है। मथुरा की एमपी सांसद जो है हेमा मालिनी है। यहाँ पर उस समय अंधवृष्णि कबीला का शासन था। अंधवृष्णि कबीला का शासन था, और उसके प्रमुख थे भगवान श्री कृष्ण। लेकिन जो मगध का शासक था जरासंध, उसके भय से ये भाग गए द्वारिका। इसलिए कृष्ण भगवान को रणछोड़ दास भी कहा जाता है। कृष्ण भगवान को रणछोड़ भी कहा जाता है, क्योंकि जरासंध के डर से वो द्वारिका चले गए थे, है ना। ये मगध का शासक है जरासंध। उसके बाद वज्जी
वज्जित जो था 8 गणराज्यों का संघ था, 8 गणराज्य का संघ था। और ये सब कहां था? उत्तरी बिहार में, उत्तरी बिहार में या मगध के उत्तर में, गंगा के उत्तर कह लीजिए इसको तो ज्यादा अच्छा है। इसमें तीन बहुत इंपॉर्टेंट थे। मिथिला के विदेह, मिथिला का अर्थ हुआ दरभंगा, जनकपुर, सीतामढ़ी जो बिहार का जगह है। मिथिला के विदेह कुंडग्राम मुजफ्फरपुर में है, कुंडग्राम के ज्ञात्रिक, चर्चा करेंगे हम लोग कुंडग्राम के बारे में। और वैशाली के लिच्छवी, वैशाली का लिच्छवी। ये जो लिच्छवी है ये सबसे पुराना गणतंत्र है, विश्व का सबसे पुराना जो गणतंत्र है वह लिच्छवी है। एक साथ यहाँ 7,707 प्रमुख होते थे इस राज्य में जो शासन संभालते थे। वैशाली की पहचान जो है बसाड़ नामक जगह से किया गया है, मुजफ्फरपुर में है, बिहार के मुजफ्फरपुर में है। बसाड़ से इसका पहचान किया गया है। ये तीन इंपॉर्टेंट है। 8 गणराज्य का वज्जित संघ था। ये मैक्सिमम जो है नेपाल की हिमालय की तराई में ही है, आप कह सकते हैं इसको। गंगा के उत्तर में है, उत्तरी बिहार में भी है। वज्जी के बाद वत्स है, वत्स कौशाम्बी। वत्स की राजधानी कहाँ है? कौशाम्बी। ये इलाहाबाद के पास है। कहाँ है? इलाहाबाद के पास है। यमुना नदी के किनारे है, यमुना नदी के ये किनारे है। वत्स का जो स्थापना किया था राजा नीचक्षु ने किया था, राजा नीचक्षु। मैंने आपको बताया था कि हस्तिनापुर बाढ़ में बह गया, फिर राजा नीचक्षु ने वत्स का स्थापना किया, महाजनपद का स्थापना किया। और ये कौशाम्बी जो इलाहाबाद के पास है वहीं पर है, यमुना नदी के किनारे है। 6ठी शताब्दी बीसी में यहाँ का प्रसिद्ध राजा था उदयन। यहाँ का प्रसिद्ध राजा कौन था? उदयन था। उदयन का जो प्रेम संबंध था वो अवंती राजकुमारी वासवदत्ता से था, अवंती राजकुमारी वासवदत्ता से था। उदयन का किससे लव था? वासवदत्ता से था। इसी को एक भास ने एक नाटक लिख दिया था, स्वप्न वासवदत्ता नामक एक ग्रंथ लिखा, स्वप्न वासवदत्ता। इस लव स्टोरी से कालिदास भी बहुत प्रभावित थे। इस लव स्टोरी से कालिदास भी बहुत प्रभावित थे। कालिदास की एक इंपॉर्टेंट रचना है मेघदूतम। मेघदूतम में कालिदास ने मेघ से कहा है कि हे मेघ, तुम अवंती में जब जाना तो वहां के ग्राम, वहां के वृद्ध जन से इस प्रेम की कहानी के बारे में पूछना। कालिदास ने मेघ के माध्यम से अवंती के वृद्ध जनों से वार्तालाप करने को कहा है कि यह प्रेम संबंध के बारे में जानकारी प्राप्त करना। ये और बाद में ये जो थे उदयन बौद्ध धर्म में चले गए, शामिल हो गए। एक थे बौद्ध भिक्षु पिंडोला। बौद्ध भिक्षु क्या नाम था? पिंडोला। जैसे पिंडोला ने उदयन को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया, जैसे चंद्रप्रद्योत को महाकात्यायन ने किया था बौद्ध धर्म में, उसी प्रकार पिंडोला ने उदयन को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। उसके बाद मत्स्य। मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर। यहाँ का राजा विराटनगर। ये क्षेत्र है आपका, कह सकते हैं कि सरस्वती नदी से लेके चंबल नदी तक, सरस्वती नदी से लेके यह चंबल नदी तक का क्षेत्र है विराटनगर। ये आज का जयपुर, अलवर, भरतपुर, ये आज का जयपुर, अलवर और भरतपुर का जो क्षेत्र है वह मान के चलिए
विराटनगर है। यहाँ का राजा विराट था। यहाँ का राजा विराट था। और आपको याद होगा कि जब पांडव को जंगल दे दिया गया तो अधिकांश समय उन्होंने विराट मत्स्य में ही गुजारा था। विराट प्रदेश में ही गुजारा था। जब 13 साल का वनवास मिला था तो अधिकांश समय उन्होंने यही अपना व्यतीत किया था, विराट में। मत्स्य को बाद में जनपद को ये मगध जनपद जीत लेता है। मगध महाजनपद जीत लेता है। मत्स्य के बाद मल है। यह भी एक गणतंत्र था। पावा का मल और कुशीनारा का मल, ये जो दोनों जो है पावा और कुशीनारा, आज का जो उत्तर प्रदेश है वहीं कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट है, वहीं पर है। पावा जो है कुशीनगर के पडरौना नामक जगह पर है, पडरौना। और दोनों जो है राप्ती नदी के किनारे हैं। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण जो है कुशीनारा के मल्लों ने ही किया था। यह पढ़ाई है हम आपको, लेकिन अब यही जानिए कि मल जो है गणतंत्र था और पावा के मल और कुशीनारा के मल थे। पावा की पहचान उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के पडरौना से किया गया है। यही है मल गणतंत्र। मल को भी, गणतंत्र को भी बाद में मगध जीत लेता है, क्योंकि मगध साथ देता है। जब अजासत बताऊंगा मैं, तो मगध भी फाइनली जो है, मल भी जो है मगध में ही आके फाइनली मिल जाता है। इस तरीके से आपका ये 15 महाजनपद अब कुल मिलाकर हो गया है। अब हम लोग एक इस काल का जो सबसे इंपॉर्टेंट घटना है मगध साम्राज्यवाद। मगध साम्राज्यवाद का कहानी जो शुरू होगा वो वृद्धर्थ से शुरू होकर वृद्धर्थ पर ही खत्म होगा। मगध साम्राज्यवाद की कहानी वृद्धर्थ से शुरू होगा और वृद्धर्थ राजा पर ही जाकर समाप्त होगा। पहला राजा वृद्धर्थ, अंतिम राजा भी वृद्धर्थ। कैसे है यह मैं आपको बताऊंगा। मगध साम्राज्यवाद शुरू करने से पहले मैं महाभारत का एक प्रसिद्ध पंक्ति आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। अभी तक जो आप लोगों ने 16 महाजनपद पढ़ा, जिसमें 15 का मैंने चर्चा कर दिया और मगध का मैं चर्चा कर रहा हूं, तो इसमें से महाभारत जो है 13 महाजनपद का काफी प्रशंसा करता है। 13 महाजनपद का प्रशंसा करता है। 3 महाजनपद का प्रशंसा नहीं करता है। 3 महाजनपद कौन कौन है? तो मद्र, कंधार और अंग। इसका चर्चा, इसको जो है प्रशंसा नहीं करता है और 13 महाजनपद का प्रशंसा करता है। जैसे बाकी जो भी है, कौशल है, उसके बाद कौशल हो गया, मगध हो गया, कुरु हो गया, मत्स्य हो गया, जो भी पांचाल हो गया, जो भी महाजनपद है, चर्चा प्रशंसा नहीं करता है महाभारत। तो किसका? मद्र का, गंधार का और अंग का। और सबसे ज्यादा अंग को हुआ महाभारत जो है नीचा दृष्टिकोण से लोग देखते हैं। महाभारत में अंग का अर्थ हो गया भागलपुर का क्षेत्र या मुंगेर का क्षेत्र। महाभारत कहता है कि अंग के लोग, जो बेसहारा लोग होते थे, उसको सहारा नहीं देते थे और यहां तक कि अपनी पत्नी और बच्चे को भी ये बेच डालते थे। अंग के बारे में महाभारत का ये कथन है। सबसे बड़ा बात कि मगध के लोगों के बारे में महाभारत ने लिख लिया है। महाभारत में लिखा हुआ है कि मगधवासी जो है इशारों में ही बात समझ लेते थे। बात समझिएगा, महाभारत के अनुसार मगधवासी इशारों में ही बात समझ लेते थे। कौशल मतलब अवध का जो क्षेत्र है, कौशल जहां राम से जुड़ा हुआ है, वहां के जो निवासी हैं वह देखकर बात समझते थे और पंचाल के जो निवासी होते थे वह आधा बात सुनकर ही पूरा बात का अर्थ समझ लेते थे। यह महाभारत का स्टेटमेंट है। आखिर ये लाइन क्यों कहना चाहता है महाभारत में, तो आप लोग समझ ही रहे होंगे।
ये सब आपका महाभारत के अनुसार है। अब हम लोग मगध साम्राज्यवाद के बारे में पढ़ें। मगध साम्राज्यवाद ने बाकी 15 महाजनपद को पराजित करके और अपना साम्राज्य स्थापित किया प्राचीन भारत में। मगध साम्राज्य का संस्थापक कौन था? वृद्धर्थ था। वृद्धर्थ था और वृद्धर्थ वंश का स्थापना किया। कौन वंश का स्थापना किया? वृद्धर्थ वंश का स्थापना किया। पहला वंश कौन है? वृद्धर्थ वंश। वृद्धर्थ ने वृद्धर्थ वंश का स्थापना किया। राजधानी कहाँ है? ग्रीवर्ज। राजधानी कहाँ है? ग्रीवर्ज। इसी वृद्धर्थ वंश का जो वृद्धर्थ के पिता का नाम वसु था। वृद्धर्थ के पिता का क्या नाम था? वसु। इसलिए ग्रीवर्ज को वसुमती भी कहा जाता है। वसुमती भी कहा जाता है। वृद्धर्थ के पिता का नाम वसु था, इसलिए ग्रीवर्ज को वसुमती भी कहा जाता है। बिहार लोक सेवा आयोग की जो तैयारी कर रहे हैं उसको यहाँ पर थोड़ा सा गंभीरता पूर्वक इसको सुनेंगे। कहीं बिहार लोक सेवा आयोग में प्रश्न पूछ लिया गया कि ग्रीवर्ज का प्राचीन नाम क्या है? तो वसुमती। क्यों है? तो वृद्धर्थ के पिता का नाम वसु था, इसलिए वसुमती पड़ा। ये ग्रीवर्ज का क्षेत्र जो है ये नालंदा के जो बिहार का नालंदा के आसपास का क्षेत्र है। राजगीर का जो क्षेत्र होता है वहीं पर है ये। इसके बाद इनका पुत्र हुआ जरासंध। जरासंध के बारे में मैंने आपको कुछ बात बताया था कि कृष्ण से इनका काफी दुश्मनी का संबंध था। कृष्ण के डर से वो भाग गए थे द्वारिका, मथुरा को छोड़ के। लेकिन कृष्ण के कहने पर भीम ने जरासंध की हत्या कर दी। भीम जो पांडव पुत्र थे, जरासंध की हत्या किया था। इस वंश का, वृद्धर्थ वंश का अंतिम जो राजा था वो रिपुंजय था। कौन था? रिपुंजय था। और रिपुंजय की हत्या कर दिया इसका एक मंत्री था पुलिक। पुलिक जो था इसका हत्या कर दिया। और पुलिक ने अपने बेटे बलाक, पुलिक ने अपने बेटे बलाक या ईश्वर सेन को गद्दी पर बैठाया। पुलिक ने अपने बेटे बलाक या ईश्वर सेन को गद्दी पर बैठाया और ईश्वर सेन की भी हत्या इसका एक सामंत था भटिये, वो कर देता है। सामंत जो था भटिये वो कर देता है। और ये भटिये ने अपने पुत्र बिंबिसार को राजगद्दी पर बैठाया। बिंबिसार को राजगद्दी पर बैठाया। बिंबिसार ने हर्यक वंश का स्थापना किया। बिंबिसार ने क्या किया? हर्यक वंश का स्थापना किया। हर्यक वंश का जो समय है वो 544 बीसी से 412 ईस्वी तक है। लगभग हर्यक वंश के शासकों ने 132 वर्ष तक शासन किया। हर्यक वंश के शासकों ने कितने वर्ष शासन किया? तो 132 वर्ष शासन किया। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। क्लियर? कोई समझने में दिक्कत? बिंबिसार ने अपनी राजधानी ग्रीवर्ज के उत्तर में बनाया। कहां बनाया? ग्रीवर्ज के उत्तर में क्या था? राजगृह। अगल बगल ये ज्यादा दूर नहीं है। ये राजगृह जो था 5 पहाड़ी से घिरा हुआ था। काफी यह अवैध था, इसलिए इसको राजधानी बिंबिसार ने बनाया। मैंने बताया था कि बिंबिसार ने पहला विजय अंग विजय किया था और जो मगध साम्राज्यवाद का पहला विजय है अशोक कलिंग जीतेगा तो अंतिम विजय होगा। इसने सबसे पहले अस्थायी सेना की नींव रखी, इसलिए इसको बिंबिसार को श्रेणिक भी कहा जाता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात कि इसने भूमि की माप कराई थी। भूमि की पहली बार माप इसी काल में बिंबिसार ने सबसे पहले कराया था। बाकी हम सूचना आपको दे चुके हैं, इसलिए हम नहीं कुछ बताएंगे आगे। बिंबिसार ने गंधार के साथ दोस्ती किया और अवंती के साथ मित्रता से रखा। ये दोनों बात मैंने बता दिया था, मित्रता का संबंध रखा। और 3 राज्यों के साथ उसने विवाह का संबंध रखा। जैसे कौशल की राजकुमारी थी, प्रसेनजीत की बहन थी महाकौशला देवी, उससे उसने, प्रसेनजीत की बहन थी महाकौशला देवी, उससे इसका विवाह हुआ था। और काशी दहेज में मिला था।
काशी से 1 लाख रुपया राजस्व आता था। इतना यह रिच जगह था। दहेज में जो मिला था काशी, वहां से 1 लाख रुपया राजस्व आता था। कौशल के बाद आपका है वैशाली का लिच्छवी। चेटक, वैशाली का लिच्छवी का जो प्रमुख था चेटक, उसकी बहन थी चिलन्ना। चिलन्ना से इसका विवाह हुआ था और इसी चिलन्ना से बिंबिसार को अजातशत्रु नामक पुत्र हुआ था। अजातशत्रु नामक पुत्र हुआ था। इसी चिलन्ना का पुत्र था अजातशत्रु, जो बिंबिसार का बेटा था और अंग का उपराजा भी बना था। और उसके बाद मधु राजकुमारी थी, जो बताया था मैंने, क्षेमा के साथ इसका विवाह हुआ। 3 विवाह करके बिंबिसार ने अपने राज्य को मजबूती प्रदान किया। इसने लगभग 52 वर्ष तक शासन किया। 544 बीसी से 492 बीसी तक इसने शासन किया। बिंबिसार की हत्या इसके पुत्र अजातशत्रु कर देता है। बिंबिसार की हत्या इसका पुत्र अजातशत्रु कर देता है और इसके बाद अजातशत्रु राजा बनता है। हम लोग अजातशत्रु के बारे में चर्चा कर ले। अजातशत्रु ने लगभग 32 वर्षों तक शासन किया। अजातशत्रु ने लगभग कितने वर्ष तक शासन किया? तो 32 वर्ष तक शासन किया। (492 से 460 बीसी तक। इसने अपने पिता का हत्या किया था, इसलिए इसका नाम कुनिक भी कहलाया। इसने गंगा और सोन नदी के किनारे पाटलीग्राम शहर की स्थापना किया था। पाटलीग्राम शहर का स्थापना करता है ये, ध्यान रखिएगा। राजधानी अभी भी कहाँ है? राजगृह ही है ना। ये शहर का पाटलीग्राम का स्थापना किया। क्यों किया? क्योंकि इसको वैशाली जीतना था और गंगा के उस पार वैशाली था और इसलिए उसने पाटलीग्राम का स्थापना किया। बीच में गंगा नदी, उधर वैशाली और इधर पाटलीग्राम। इसने क्या किया? अजातशत्रु ने अपने मंत्री वर्षकार को नाटकीय ढंग से अपने राज्य से निकाल दिया और वर्षकार चला गया वैशाली। और वैशाली में इसने जाकर फूट डाला वहां के मंत्रियों के बीच में। वहां के जो सामंत लोग थे, जो राजा लोग थे, 7,700 राजा, उसके बीच फूट डाला और उसको वैशाली को कमजोर किया। क्योंकि महात्मा बुद्ध भी कहते थे कि वैशाली को हराना बहुत कठिन है, क्योंकि जब तक उसको उसके आपस में मन का जो है मिटाव नहीं करवाया जाए, मतलब मतभेद आपस में नहीं करवाया जाए, तब तक वैशाली को नहीं जीता जा सकता है। तो वर्षकार को वहां भेजा गया और यहाँ दावा किया गया कि उसको राज से निकाल दिया गया है और वैशाली में जाकर जो है फूट डलवाया और फिर जो है अजातशत्रु ने हमला कर दिया और वैशाली को जीत लिया गया। 16 वर्ष लगा था वैशाली को अजातशत्रु को जीतने में, ध्यान रखिएगा। वैशाली को जीतने में 16 वर्ष लगा था। और क्यों जीता था? तो रथमुसल नामक एक हथियार था इसके पास, 2 हथियार के कारण, और महाशिला कंटक, ये 2 हथियार थे। इसके कारण जो है वैशाली को अजातशत्रु जीत लिया। मतलब कहने का, मंत्री वर्षकार की सहायता से और रथमुसल और महाशिला कंटक हथियार से 16 वर्ष के लंबी लड़ाई के बाद वैशाली को जीता जा सका। वैशाली जैसे ही जीता गया तो मल्लवी, जो मैंने कहा था कि मल्ल गणराज पर भी मगध का कब्जा हो गया, क्योंकि मल्ल के गणराज ने वैशाली को इस युद्ध में साथ दिया था। यह है वैशाली अजातशत्रु के बारे में। अजातशत्रु का मैंने बता दिया था कि कौशल के साथ फिर संघर्ष हुआ और कौशल के राजा प्रसेनजीत को पराजित किया और काशी जो है वो काशी फिर से जीता। यह कहानी मैं आपको पहले बता चुका हूं, इसलिए यहां पर नहीं बताएंगे। अजातशत्रु की भी हत्या उसका पुत्र उदयन था, वो कर देता है। उदयन 460 बीसी में, और फिर उदयन जो है मगध का अगला शासक बनता है। आज इतना ही रहने दीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में उदयन के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।